जो टॉपिक है ये मोस्ट हॉट टॉपिक है और हर तरफ इसी का ही चर्चा है जो लोग टैक्स से कंसर्न्ड हैं। अब ये टैक्स ऑन डीम्ड इनकम है क्या? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये देखिए कि ये डीम्ड इनकम है, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल इनकम। ये एक अजम्पशन बेस्ड है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर एक एफपीआर ने एक फार्मूला के तहत कि जी ये डीम्ड इनकम है और उस पर आप टैक्स पे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मोहम्मद अबू बकर तारड़ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ taxcalculator.pk। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है 7E टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। जो टॉपिक है ये मोस्ट हॉट टॉपिक है और हर तरफ इसी का ही चर्चा है जो लोग टैक्स से कंसर्न्ड हैं। तो हम इस पे थ्रू वीडियो थोड़ी डिस्कशन करेंगे ताकि जो इसमें करंट इस वक्त प्रोग्रेस है उस पर भी बात हो सके और जो मेरे नज़दीक या हमारी टीम के नज़दीक जो और टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनके नज़दीक जो इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होंगे या जिसका आउटकम हम एक्सपेक्ट करते हैं उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिक प्रॉस्पेक्टिव से बात करते हैं। इसके हवाले से ये फाइनेंस एक्ट 2022 में जो अमेंडमेंट थी उसमें एक नया सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर 7E इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम था टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। और ये जो टैक्स ऑन डीम्ड इनकम है इसका जो इम्पेक्ट था वो रेट्रोस्पेक्टिव था। मतलब होना तो यही चाहिए था वैसे अगर देखा जाए कि जो फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर अमेंडमेंट है इसका जो इम्पेक्ट आएगा वो 2023 में जो हम अपनी रिटर्न्स जमा करवाएंगे जून 2023 के बाद, और इस टैक्स ईयर के अंदर 2023 में जो कुछ उसके रिलेटेड हुआ होगा उसका इम्पेक्ट आएगा। बट ये 2022 में आया और ये इम्प्लीमेंट भी किया गया टैक्स ईयर 2022 पे, यानी जो हमारी टैक्स ईयर 2022 में जो प्रॉपर्टीज़ थी उस पर भी ये टैक्स लागू होगा। इनिशली इसका जो नाम रखा गया था वो था कि टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, लेकिन फिर इस पर थोड़ी एफपीआर पे बात हुई, लोगों ने इतराज़ किया क्योंकि जो एफपीआर है या फेडरल गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्टीज़ पे टैक्स नहीं लगा सकता, तो फिर इसका नाम चेंज करके उन्होंने टैक्स ऑन कैपिटल एसेट रख दिया गया। वो बहरहाल बचता वो उस पर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ ही है, लेकिन चले नाम उसका थोड़ा चेंज हो गया। अब ये टैक्स ऑन डीम्ड इनकम है क्या? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये देखिए कि ये डीम्ड इनकम है, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल इनकम। ये एक अजम्पशन बेस्ड है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर एक एफपीआर ने एक फार्मूला के तहत कि जी ये डीम्ड इनकम है और उस पर आप टैक्स पे करें। इस टैक्स का जो रेट है वो है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, उसका 20% और उस 20% का 5% जो है वो टैक्सेबल है, जो कि हम अपना जब इनकम टैक्स डिक्लेरेशन देंगे और हमारा जो टैक्स बनेगा उसके साथ हमने ये टैक्स भी पे करना है। ये 20% इंटू 5% तो है, लेकिन अगर हम इसको अदरवाइज देखिए तो ये 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बनता है। टैक्स पेयर्स हैं उनको जो ग्रीवेंसेस हैं वो या जो उनके लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो जो एक तो उस पर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले ये वन टाइम पेमेंट नहीं है, ये हर साल लेवी आपको पे करना पड़ेगी। हर साल अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास होंगी तो इन पे टैक्स हर साल पे करना पड़ेगा। सेकेंडली इस पे जो फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू शो की 1 मिलियन। मैंने जब उसको परचेज़ किया था आज से 10 साल पहले 12 साल पहले, तो मैंने जिस वैल्यू पे परचेज़ की थी वो नेचुरली आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में अनलेस कि आप उसको सेल नहीं करते वो उसी वैल्यू पे ही हर साल आती रहती है। अब इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, जब उस पर मैंने टैक्स पे करना है अंडर सेक्शन 7E तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आज की कंप्यूट की जाएगी। यानी आज अगर वो जो मैंने 1 मिलियन की परचेज़ की थी उसकी एफपीआर वैल्यू आज अगर 7 मिलियन या 10 मिलियन हो चुकी है तो आज की वैल्यू जो है उसका 20% लेके उस पर 5% लिया जाएगा, यानी उसका 1%, 10 मिलियन का 1% जो होगा यानी 1 लाख रुपए जो होगा वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये जो कंसर्न है टैक्स पेयर का काफ़ी सीरियस कंसर्न है कि एक तो ये हर साल टैक्स लेवी पे करना पड़ेगी और सेकेंडली जो वैल्यूएशन होगी वो भी एफपीआर जो हर साल इंट्रोड्यूस करवाएगी उसके मुताबिक उसको पे करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड हैं, कौन सी एक्सक्लूडेड हैं और इसको कंप्यूट कैसे करना है। 7E के अंदर जो हमें गाइडलाइंस दी गई हैं सेक्शन में
उसके मुताबिक जो आपकी सिंगल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपका एग्जेम्प्ट है, और अगर एक से ज़्यादा आपके घर हैं तो जो दूसरा घर होगा वो इस डोमेन के अंदर आ जाएगा जिस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपकी कोई बिजनेस प्रेमिसेस है जिसमें से आप बिजनेस अर्न कर रहे हैं, अर्निंग्स है आपकी, वो आपका ऑफिस है और उस पर आप टैक्स पे करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। या आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंटेड है और आप उससे रेंट इनकम अर्न कर रहे हैं और उस पर आपके टैक्सेस भी पे हो रहे हैं, इनकम टैक्स, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो शुहदा हैं उनको दी गई हैं उनकी शहादत पे, तो वो भी उनकी फैमिलीज़ को जो दी गई हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो भी इससे एग्जेम्प्ट है। और कुछ और भी इसमें एग्जेम्पशंस हैं, कुछ कंडीशंस और डिटेल्स हैं जो कि 7E हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल होंगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक साहब हैं उनके पास 3 घर अवेलेबल हैं या 3 प्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो एक घर तो उनका एग्जेम्प्ट हो गया ओइंग टू द रीज़न कि उसमें वो रह रहे हैं। जो बाकी 2 घर होंगे या 2 प्लॉट्स होंगे उनकी जो करंट मार्केट वैल्यू होगी उन दोनों को एक्यूमुलेट किया जाएगा, यानी अगर एक प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू होगी 20 मिलियन और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है 15 मिलियन, तो क्यूमुलेटिव देखा जाएगा कि इनकी वैल्यू क्या बनती है। 20 + 15 मीन्स 35। तो जब 35 मिलियन हो जाएगा तो ये 7E की जो टैक्स स्लैब है उसमें ये आ जाएगा। एनी प्रॉपर्टीज़, इनफैक्ट जो भी प्रॉपर्टीज़ आपकी एक या एक से ज़्यादा जो एग्जेम्प्ट हैं उनके अलावा एग्जेम्प्ट निकल जाएंगी और जो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ होंगी उनकी वैल्यूज़ को टोटल किया जाएगा और उनका क्यूमुलेटिव टोटल जो है वो 25 मिलियन क्रॉस कर जाता है तो उसका 1% जो है वो हमें टैक्स लेवी के तौर पे करना पड़ेगा। और अगर वो क्यूमुलेटिव टोटल जो है वो विद इन 25 मिलियन है तो फिर वो सब एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, बट अगर वो 25 मिलियन को क्रॉस करती हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो ओवरव्यू हो गया 7E का जो हिस्टोरिक प्रोस्पेक्टिव था और जो इसको हमने फाइल कैसे करना है, जो उसकी वर्किंग है। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, चूँकि बहुत से लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर दी थी तो विदाउट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 7E, तो फिर FPR ने एक सेपरेट फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप उसको फिल करके अपने जो डिक्लेरेशन उसके साथ इसको भी फाइल कर दीजिए अगर आप 7E के क्राइटेरिया मीट करते हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर मैंने प्रैक्टिस में देखा है और जो कंसल्टेंट्स हैं वो अभी 7E के हवाले से अपने क्लाइंट्स को नहीं उनकी फॉर्म्स जमा करवा रहे। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि अभी तक ये इसकी जो लिटिगेशंस हैं वो कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है। सिंध हाई कोर्ट में बहरहाल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तो ये डिसाइड हो चुका हुआ है और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इसकी अभी प्रोसीडिंग्स इन ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट पेंडिंग है। उसकी जो ऑर्डर की डेट है इन ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई, यानी अभी उसकी प्रोसीडिंग्स जो है पेंडिंग है। लेकिन जो एट द एंड ऑफ द डे हम फील करते हैं या जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इसके हवाला से, चूँकि सिंध हाई कोर्ट ने जो स्टैंस था FPR का डिपार्टमेंट का उसको एक्सेप्ट किया है। चूँकि इस पे जो मैं आपको चलो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जो टैक्स पेयर्स थे जो उनका स्टैंस था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो 4th शेड्यूल है उसके जो एंट्री नंबर 50 है ये 7E जो है वो उसको हिट करता है और उसके मुताबिक जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो FPR का स्टांस था उनका ख्याल था कि ये एंट्री 47 से रिलेटेड है और ये टैक्स इस पे फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है, सो एंड सो फोर्थ। हमारी जो ऑब्जर्वेशन ये है कि ये अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही डिसाइड होगा, क्योंकि जो डिसीजंस यहाँ पे हाई कोर्ट्स में आएंगे जो एग्रीड पार्टीज़ होंगी वो इनको अपील में चैलेंज कर देंगी इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फिर ये माइट भी ये सारी जो एप्लीकेशंस होंगी उनको बंडल कर दिया जाए, जितनी भी अपील्स मुख्तलिफ फॉरम से आएंगी तो फिर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगी और तब ही ये इसकी फाइनलिटी इस्टेब्लिश हो सकेगी। बाय दैट टाइम जो इसका करंट सिनेरियो था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमारे
जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए या हमें डायरेक्ट आप क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।